अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू सो मच। आपकी सब्सक्रिप्शन या बेल आइकन की प्रेसिंग मुझे मोटिवेट करेगी। मैं आपके लिए मज़ीद यूज़फुल इस तरह की वीडियो बनाता रहूँगा। पिछले लेक्चर में हमने कॉमा यानी पीरियड और सेमी कॉलन, इन दो लेक्चर्स को हमने अलग अलग बयान किया था। तो चूंकि सेमी कॉलन और कॉमा जो है उसका इस्तेमाल पंक्चुएशन में बहुत ज़्यादा होता है और बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। तो आज हम शुरू करेंगे कॉलन कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कॉलन। इट इज़ यूज बिफोर अ लिस्ट और एक्सप्लेनेशन दैट इज प्रोसीडेड बाय। प्रोसीडेड का मतलब क्या होता है? जो पहले आती है, यानी प्रोसीडेड मतलब पहले आ जाती है, बाय अ क्लॉज दैट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। आई हैव मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, ये एक क्लाज है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन से पहले एक क्लाज है और इस क्लाज के बाद एक हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। जैसे आई हैव मल्टीपल थिंग्स सेमी कॉलन, यानी एक लिस्ट हम दे रहे हैं, ये लिस्ट दे रहे हैं। इस लिस्ट को सेपरेट करने के लिए तो हम काम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लिस्ट को देने के लिए हम दो नुक्ते यानी ये कॉलन भी लगा सकते हैं। यानी आई हैव मल्टीपल थिंग्स, अ कार, अ बुक, अ पेन, ईटीसी। फर्ज के हम ये भी लिख सकते हैं कि आई हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स, आई हैव मल्टीपल प्रॉब्लम। कोई भी हो सकती है, कोई भी लिस्ट हो सकती है। आई हैव मल्टीपल प्रॉब्लम्स। तो ये बेटा कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो आप मुझसे मजीद पूछ भी सकते हैं। जैसे ये है, सॉरी, इसके बाद आप देख सकते हैं कि जी हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, फिनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, मेंटल डिप्रेशन हो गया, वट एवर यू कैन मैंशन। इस तरह आप एक लिस्ट देते जा रहे हैं, इस तरह ये आप चलते जा रहे हैं आगे। तो ये क्या है? ये एक आपने लिस्ट दी है, एक क्लास आई है पहले, यानी आई हैव मल्टीपल प्रॉब्लम, ये एक क्लास है। एक क्लास के बाद आप एक लिस्ट देना चाहते हैं, तो उस लिस्ट देने से पहले आप किसका इस्तेमाल करेंगे? कॉलन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है जी कॉलन का इस्तेमाल, कोई बाकी इसका कोई और ख़ास इस्तेमाल नहीं है, यही इसका एक ही इस्तेमाल है। उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क क्या है कि इट इज़ यूज टू शो इमोशंस ऑफ हैप्पीनेस, एंगर एंड सैडनेस। जब आपको कोई दुख हो, गमी, गुस्सा या खुशी के, जब आप कुछ जज्बात का इजहार करना चाहेंगे तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हुर्रा, हुर्रा, अल्लाह, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इजाफा करते हैं या लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क क्या है जी? क्वेश्चन मार्क में ये होता है कि इट इज़ यूज टू आस्क अ डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन के लिए भी आप इसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपने क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज अबाउट योर हेल्थ, व्हाट इज अबाउट योर एजुकेशन। मतलब जब आप डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछते हैं तो उस वक्त क्या लगाते हैं? आप क्वेश्चन मार्क्स लगाते हैं। और अगर आपकी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन आपका अंदाज ऐसा है, आपकी ट्यून ऐसी है जैसा कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे इट मे बी यूज टू वेयर देयर इज एन इंट्रोगेटिव ट्यून। जैसे यू डू केयर, तुम एहतियात करते हो। डू नॉट यू, क्या तुम नहीं करते। यानी कि ये क्या है? एक क्वेश्चन पूछने की ट्यून में बात कर रहा हूँ। क्या आप एहतियात करते हो, क्या आप एहतियात नहीं करते। ये भी एक क्वेश्चन ट्यून में जब बात पूछी जाती है तो उसके एंड पर भी हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। जैसे क्या आप एक्सरसाइज करते हो, यू डू एक्सरसाइज। डोंट यू, तुम एक्सरसाइज करते हो, कॉमा, क्या तुम नहीं करते। यानी ये भी क्या है? ये एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ट्यून में जब हम बात करेंगे तो उस वक्त हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। कोटेशन मार्क, ये दो काम में पहले और दो काम में बाद में हम लगाते हैं। जैसे ये मैंने नीचे लगाए हैं, इट इज़ यूज टू कोट एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर ऑफ समवन। जब किसी भी शख्सियत के, किसी भी शख्स के, जब किसी भी इंस्टीट्यूशन के, या जब किसी भी को ख़ास चैनल के, या किसी ख़ास सहाफ़ी के, या किसी ख़ास सियासी शख्सियत के, या किसी अच्छे राइटर, या कोई लीडर, किसी लीडर के जब अल्फाज आप उसके एग्जैक्ट वर्डिंग कोट करते हैं ना, उसके एग्जैक्ट वर्डिंग हमेशा इन्वर्टेड कामाज में या इसमें कोटेशन मार्क्स में हम लिखते हैं। यानी इनको कोट, कोटेशन का क्या मतलब है? हम इनको जब किसी को कोट करते हैं, किसी किसी की बात को बयान करते हैं तो हम कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। यानी ये दो काम है। इट इज़ यूज टू कोट एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर। स्पीकर क्या होता है? यानी बोलने वाला, कोई भी ऐसी शख्सियत जिसने कुछ अल्फाज बोले हों, उसके हम अल्फाज कोटेशन मार्क्स में लिखते हैं। जैसे अली सेड डू नॉट बिलीव इन मिथ्स, ऑलवेज बिलीव इन रियलिटी। ये अली ने फर्ज किया बात की,
तो हम क्या करेंगे, इसके अली के अली साइड के आगे कॉमा लगाएंगे, तो हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देंगे। तो ये क्या हो गया, ये एक ऐसी बात है जो अली ने की, और अली की एग्जैक्ट बात को हमने कोट किया किस में, इन्वर्टेड कॉमास में। तो अच्छा, उसको दूसरे लफ्जों में ये डायरेक्ट स्पीच हम इसे भी कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच। कैद आजम सेड, कैद आजम ने कहा, यूनिटी डिसिप्लिन एंड फेथ, यानी कि ईमान इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त, ये कैद आजम के क्या हैं, एग्जैक्ट अल्फाज हैं। तो यानी किसी भी अल्लामा इकबाल के, अरस्तू के, अरिस्टोटल के, या हुएवर, मतलब कोई भी हो सकता है, तो अगर आप उसके जब एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करेंगे अपनी राइटिंग में, तो उस वक्त हम उनको इन्वर्टेड कॉमास यानी कोटेशन मार्क्स में बयान करेंगे, क्योंकि वो उसके एग्जैक्ट वर्डिंग होती है। जब हम कुरान मजीद को कोट करते हैं, जब कुरान मजीद के एग्जैक्ट वर्डिंग हम कोट करते हैं, तो उसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। जब किसी हदीस को कोट करते हैं, तो उस वक्त भी हम उनको इन्वर्टेड कॉमास में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो हमारे हॉली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज होते हैं। अपोस्ट्राफी, अपोस्ट्राफी इट इज यूज्ड फॉर कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन का क्या मतलब होता है, अपोस्ट्राफी के दो इस्तेमाल हैं, बड़े इस्तेमाल। ये कंट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। कंट्रैक्शन का क्या मतलब है, मुख्तसर करना, यानी आई एम हम लिखने की बजाय आई और अपोस्ट्राफी एम डाल लेते हैं। डू नॉट लिखने की बजाय हम डू डोंट लिखते हैं, डी ओ एन और अपोस्ट्राफी और टी। इट इज़ यूज टू शो पोजेशन, और पोजेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है। अहमद स्कार, यानी कि अहमद स्कार, अलीज पेंसिल, और इस तरह आप लिख सकते हैं। अच्छा, बाकी इसके बाद क्या है कि अगर जमा हो जाए तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे आप लिख सकते हैं जी, टू, और टू बॉयज, हम अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, इसके बाद क्या है जी, टू बॉयज कार, तो ये अपोस्ट्रोफी खुद ब खुद लग जाएगी। अच्छा, असल असल बात करने का मकसद ये है कि ये जब इस पर आप लगाएंगे, जब एंड पर एस आएगा ना जी, तो ये एस, एस की बात जो आप कर रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जब कोई जमा होगा ना, कोई जमा नाउन, उसकी पोजीशन जब आप इस्तेमाल करने लगेंगे, तो आप क्या करेंगे, उसके एंड पर आप एस नहीं लगाएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है। ये बॉयज क्या होता है, बॉयज जमा है, टू बॉयज यानी दो लड़के, दो लड़कों की कार। तो बॉयज के आखिर पर एस आ रहा है ना, तो फिर इसके आगे अपोस्ट्रोफी लगाकर दोबारा हम एस नहीं लगाएंगे। अगर हम दोबारा एस लगाएंगे ना इस तरह, तो ये बॉयज, ये गलत हो जाएगा। तो जिस नाउन के आखिर पर एस आ रहा हो, तो उसकी पोजीशन शो करने के लिए सिर्फ हम उसके आखिर पर एक छोटा सा कामा ऊपर डाल लेते हैं, उसके आगे फिर एस नहीं डालते। अहमद कार, अहमद के आगे हमने कामा डाला, फिर एस डाला, क्योंकि ये क्या है, एक सिंगुलर नाउन है। जब हम जमा नाउन जब आएगा, तो उस वक्त हम उसकी, चूंकि आखिर पर एस होता है जमा के आखिर पर, तो एस के ऊपर हम सिर्फ एक छोटा सा कामा लगा देंगे, जिसे अपोस्ट्रोफी कहते हैं, और उसके आगे हम कोई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि एस ऑलरेडी लग चुका है। तो अगर हम एस लगाएंगे तो वो ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद यह है कि अगर सिंगुलर कंपाउंड नाउन हो, जैसे वो यूज अपोस्ट्रोफी एट द एंड, माई मदर इन लॉज हेड, जैसे ये कंपाउंड नाउन है, यानी कि जैसे ये माई मदर इन लॉ लॉज हेड, तो ये जो हमने इधर लगाया है कामा, इधर कामा लगना है। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर क्या है, चूंकि ये एक कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन क्यों है, कि इसमें दो से ज्यादा अल्फाज हैं। जैसे माई मदर इन लॉज हैड, जब कंपाउंड नाउन आएगा तो उसका जो आखिरी लफ्ज होगा ना, जैसे ला ये आखिरी लफ्ज है, माई मदर इन लॉ ये आखिरी लफ्ज है, तो उसके आगे हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसके आगे हम लिखेंगे मुतलका जो भी चीज़ है, हैट है, कार है, वट एवर जो भी है। तो यानी कि हम अगर लिखेंगे ना माई मदर्स इन लॉ हैड, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। यानी कि ये माई मदर इन लॉज हैड लिखेंगे, यानी कि हम उसके आखिर पर लगाएंगे एस या ई एस। उसके बाद क्या है, अगर दो बंदे जो हैं वो एक ही चीज रखते हैं, मसलन अहमद और अली के पास एक ही मोटर बाइक है, यानी कि अली अली एंड अहमद
अहमद मोटर बाइक, यानी ये दो भाई हैं और इन दोनों भाइयों के पास एक ही मोटर बाइक है, तो हम ये लिखेंगे अली एंड अहमद। तो दूसरा होगा ना, दूसरा नाम, उसके आगे हम ऐसे लगाएंगे, ये नहीं लिखेंगे। अगर हम इस तरह लिखेंगे ना, अगर हम इस तरह लिखेंगे, अगर इस तरह हम लिखेंगे तो वो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। जैसे अगर आप ऐसे लिखते हैं, अलीज एंड अहमद्स मोटर बाइक, तो इसका क्या मतलब होगा? ऊपर वाले फिक्रे का मतलब है ये दो भाई हैं, दोनों भाइयों के पास एक ही मोटर बाइक है, यानी कि अली एंड अहमद्स मोटर बाइक। तो इस नीचे वाले फिक्रे का मतलब ये है अलीस एंड अहमद मोटर बाइक, का मतलब ये है कि अली की अलहदा मोटर बाइक और अहमद की अलहदा मोटर बाइक है। अगर दोनों की इकट्ठी है, एक ही मोटर बाइक है दोनों के पास, तो हम इस तरह लिखेंगे अली एंड अहमद मोटर बाइक। अगर दोनों के पास मुख्तलिफ दो मोटर बाइक्स हैं, अली के पास अपनी मोटर बाइक है और अहमद के पास अपनी मोटर बाइक है, तो हम इस तरह लिखेंगे अलीज एंड अहमद मोटर बाइक। इस तरह पंक्चुएशन में, डियर स्टूडेंट्स, पंक्चुएशन में और भी कुछ असूल होते हैं, जैसे कि आप नोट करें कि कैपिटल लेटर होता है। कैपिटल लेटर हम कहाँ लिखते हैं? जब किसी भी फिक्रे को, सेंटेंस को हम शुरू करने लगते हैं, जहाँ भी हम शुरू करें, उस फिक्रे का जो पहला हर्फ है वो हमेशा कैपिटल लिखते हैं। उसके बाद प्रॉपर नाउन का हमेशा फर्स्ट लेटर नेम जो है, जैसे वो उसका लाहौर है या कैद आजम है या कराची है या पाकिस्तान है, यानी कि प्रॉपर नाउन जब हम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट जो लेटर होगा, जो हर्फ होगा, वो कोई कैपिटल लिखेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कामाज, ये देखें, इन्वर्टेड कामाज जब हम शुरू करते हैं, इन्वर्टेड कामाज में जब किसी की बात को हम शुरू करने लगते हैं, तो उसका जो पहला हर्फ है, जैसे डू का जो पहला डी है हमने ये बड़ा लिखा है, इसी तरह ये यूनिटी का हमने यू जो है बड़ा लिखा है। इसी तरह आप अगर कोई भी अगर इस तरह होगी तो वो उसका भी आप बड़ा लिखेंगे। ये मैं कैपिटल लेटर की एक असूल बता रहा हूँ आपको। अच्छा, उसके बाद क्या जी, कि इफ देयर आर टू रिपोर्टेड स्पीच इन अ सेंटेंस देन द लेटर ऑफ फर्स्ट रिपोर्टेड स्पीच। अच्छा, अगर टू रिपोर्टेड स्पीच आ जाए तो फर्स्ट का जो है ना लेटर आप बड़ा लिखेंगे और दूसरी का आप लेटर बड़ा नहीं लिखेंगे। तो इस तरह ये कैपिटल लेटर का भी एक असूल होता है आम, जनरली आमतौर पर। तो फुल स्टॉप क्या है? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप भी एक आप कह लें कि बहुत ही अहम एक प्रपोजिशन है, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप का मतलब ये होता है, फुल स्टॉप का मतलब ये है कि जब किसी भी सेंटेंस का इख्तिताम आप करते हैं तो हमेशा आप आखिर पर क्या लगाते हैं? आखिर पर हमेशा आप क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। यानी जब आप फिक्रे को मुकम्मल कर लेते हैं तो उसके आखिर पर क्या लगता है? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का क्या मतलब बनेगा लुगवी? फुल मतलब मुकम्मल तौर पर, स्टॉप मतलब रुकना, यानी मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि एक फिक्रा जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा चुका है। तो इसी तरह किसी भी फिक्रे की एंड पर जब आप लिखेंगे कुछ भी, यानी कि फिक्रा ऐड करेंगे, चाहे वो कंपाउंड सेंटेंस हो, सिंपल हो, तो उसके आखिर पर आप क्या लिखते हैं? आप उसके आखिर पर फुल स्टॉप लिखते हैं। यानी फुल स्टॉप का मतलब यह है कि जहाँ पर ये फिक्रा ख़त्म हो गया, इसके आगे मैं अपनी नया फिक्रा शुरू करने लगा हूँ। तो इसी तरह और कोई मेरे ख्याल में कोई इतनी ख़ास बात नहीं है पंक्चुएशन में कि जिसका ज़्यादा इस्तेमाल होता हो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो मैंने आपको पंक्चुएशन इन 3 लेक्चर में समझाने की कोशिश की है, ये एक ऐसी पंक्चुएशन है जो आप एक अच्छे राइटर बन सकते हैं, एक अच्छे लिखारी बन सकते हैं, अच्छे रीडर बन सकते हैं, आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी रहेगी। अगर मज़ीद भी आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो मज़ीद आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अलावा नहीं, अगर आपको किसी भी ग्रामर की में मसला हो किसी भी चीज़ में, तो मज़ीद आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर ग्रामर के हवाले से टेंसेस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव एस, पैसिव एस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब के हवाले से लेक्चर मौजूद हैं। उनको आप डिटेल में सुने, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को उसकी बहुत समझ आएगी। और मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।